यूपी चुनाव पर हर जगह बात हो रही है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गली चौराहे, चौक चौराहे, जहाँ भी जाएंगे हर जगह यूपी चुनाव की बात हो रही है। बीएसपी को लेकर जितने पत्रकार हैं, खासकर पत्रकार बिरादरी में एक बड़ा असंतोष भी उभर रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं बीएसपी को दरकिनार कर रही है। इसी मुद्दे पर एक बड़ा लेख सामने आया जो कैच न्यूज़ में छपा है जितेंद्र कुमार का। जितेंद्र कुमार सीनियर पत्रकार हैं और मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनको क्यों लगता है और क्या वजह उनको लगता है और उनके पीछे क्या लॉजिक है जो उनका कहना है कि बीएसपी को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। सर, मैंने आपका लेख पढ़ा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वो बीएसपी को दरकिनार कर, इसके पीछे क्या तर्क है आपका? तर्क के लिए आप बहुत अगर जाएंगे तो बहुत ही कास्ट है, मतलब मीडिया का जातिवाद है और मायावती की स्ट्रॉन्ग उपस्थिति है। अगर मायावती इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती तो इसको इस तरह से अवॉइड ना किया जाता। और जब भी आप देखें, मतलब कम से कम 20 वर्षों से मैं पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ, मतलब 21-22 साल तो जर्नलिज्म में हो गए, लेकिन मुझे लगता है शायद इससे ज़्यादा, कि आज तक किसी भी चुनावी सर्वे को लीजिए, लालू जी और मायावती जी वो हमेशा हारते हैं। और उसी तरह से इस 20 साल के सर्वे को लीजिए तो हमेशा बीजेपी या कांग्रेस जीतती रही है। तो वो जातीय संरचना इतना स्ट्रॉन्ग है। 2006 में हम लोगों ने एक सर्वे किया था, मतलब अनिल चमड़िया, हाँ अनिल चमड़िया, योगेंद्र यादव और मैं तीनों ने मिल के जो सर्वे किया था, तो उसमें ये बात आई थी कि 88% अपर कास्ट है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में, खास करके मतलब आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि क्या जो पत्रकारिता में मैं उसको अपर कास्ट नहीं कहता हूँ, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका, चूँकि वो डिसीजन मेकिंग बॉडी में है, इस वजह से इन तमाम जो सोशल जस्टिस की बात करने वाले और जो पिछड़ा या दलित लीडरशिप वाली पॉलिटिक्स है, राजनीतिक दल है, उनको दरकिनार किया जाता है। नहीं, दलित और मतलब रामविलास जी आज के दिन अछूत नहीं है मीडिया के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। आज के दिन रामदास अठावले भी अछूत नहीं हैं, हालांकि वो दलित हैं और मतलब अंबेडकर जी की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो बीजेपी से अलग है, जिनकी एक अलग भाषा है, अलग वोकेबलरी, या जो सचमुच सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो मीडिया के लिए अछूत है। यही बात आप अखिलेश के साथ नहीं पाएंगे, क्योंकि अखिलेश के पॉलिटिकल एजेंडा में सोशल एम्पावरमेंट नहीं है। मायावती, मतलब मीडिया को सबसे ज़्यादा परेशानी मायावती से है और लालू यादव से। मीडिया भले ही ओपिनियन पोल दिखाया लालू यादव सत्ता में नहीं आ रहे हैं, मायावती नहीं, लेकिन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, लालू यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो क्या लग रहा है कि इसका मतलब मीडिया पर लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही वो जीत के चुनाव आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि मीडिया का उतना इम्पैक्ट नहीं है उनके ग्रास रूट वोटरों पर जो मायावती या लालू यादव को वोट करते हैं? नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह से है, मतलब मीडिया पर, लेकिन एक ओपिनियन फॉर्म तो करता ही है। और आज के दिन अगर बात होती है कि मायावती बहुत भ्रष्ट है, तो ऐसा नहीं है कि मायावती के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो एक भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन मायावती बहुत भ्रष्ट है। वो चलते 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 आप हर एक आदमी को सुनाई पड़ेगा कि मायावती बहुत भ्रष्ट है, तो ओपिनियन तो बनाता ही है वो। और हो सकता है कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला वोटर हो वो भी मायावती जी को वोट करे, लेकिन शायद उनके मन में एक दुविधा हो कि यार मायावती जी तो हमारे समाज की भले ही हों, लेकिन टीवी के रिच में जो लोग हैं उन पर असर पड़ता होगा। हाँ बहुत अच्छी तरह असर पड़ता है। और इसलिए फर्जी इतने ओपिनियन पोल आज के दिन आ रहे हैं कि बीजेपी स्वीप कर रही है इलेक्शन में। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो इस तरह के फर्जी ओपिनियन पोल क्यों? चुनाव खत्म नहीं हुआ है, नतीजे नहीं आए हैं, तो अभी से वो ओपिनियन पोल का फर्जी क्यों कह सकते हैं? उसके भी अपने कोई लॉजिक हो सकता है। वो एक ही कास्ट के वोटर के पास जाते होंगे, अर्बन एरियाज़ के वोटर के पास जाते होंगे, हो सकता है कि उनका पैरामीटर्स अलग हो, लेकिन जब तक नतीजे ना आ जाए, खासकर यूपी चुनाव का, या आप पिछला जो ओपिनियन पोल सब गलत साबित हुए उस आधार पर कह रहे हैं? मतलब हम सिर्फ एक जो ओपिनियन पोल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको मैं फर्जी इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली कई बार आप लगातार फर्जी साबित हुए हैं और कोई भी तथ्य नहीं था और आपने कोई माफ़ी नहीं मांगी। तो आपकी एक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी बनती है कि अगर आप गलत हुए तो आप उसके लिए कहिए कि हमसे गलती हुई। प्रणव राय ने पिछली बार जब बिहार का चुना था तो प्रणव राय ने लिख के एक बार माफ़ी मांगी, लेकिन उसके अलावा तो किसी ने नहीं माफ़ी मांगी। हर बार आप जिताते हैं, मतलब बताते हैं कि बीजेपी जीत रही है, उनका स्विंग जो है 12% हो गया। अब 12% स्विंग का मतलब होता है कि
क्लीन स्वीप, मतलब 403 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है और उसमें 12% का स्विंग है, तो सीट लगभग 290 से ऊपर चली जाएंगी। मैंने आपका सवाल काट दिया था, मैं वहीं एक बार आपको लाना चाहूँगा कि इसकी वजह क्या मानते हैं? मीडिया हाउसेस, जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, उसका दबाव, या जो पत्रकार है, जो पत्रकार की जो जाति है, पत्रकार का जो वर्ग है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, उसमें डाइवर्सिटी ना होना एक बड़ी वजह है? देखिए, मुझे ये नहीं, चूँकि मैंने भी कॉर्पोरेट मीडिया में काम किए हैं और कई महत्वपूर्ण जगह पर काम किए हैं, और मतलब हो सकता है कि टॉप पर ना किया हूँ, लेकिन मिडिल लेवल तक मैंने किया है। लेकिन कभी ये नहीं होता कि लाला जी डेली आपके आके आपको बता रहे हों कि यार ये खबर नहीं जाएगी। ये तय करता है, मतलब लाला जी एक बार तय करते हैं साल में, कि जब उन बैलेंस शीट देखते हैं तब उनको लगता है यार इस पर नुकसान हो गया, तो कुछ 2-3 तरह की खबरें मत चलाइए। ये तय करता है एडिटर कि कौन सी खबरें चलेंगी, तय करता है ब्यूरो चीफ, तय करता है एडिट पेज का एडिटर कि कौन सी ओपेड हम छापेंगे, तय करता है रिपोर्टर। आज देखिए कि जहाँ जहाँ सोशल जस्टिस की जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, और जितने भी बड़े चैनल हैं, जैसे कम से कम मैं 2 स्टेट को मानता हूँ सोशल जस्टिस के लिहाज से, कम से एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश। जितने भी टीवी चैनल्स के रिपोर्टर हैं, अगर एक भी दलित हो और एक भी ओबीसी, दिखा दीजिए। अब मतलब नाम लीजिए और उसका सरनेम देख लीजिए। तो मतलब आपको लगता है, चूंकि आप लंबे समय तक टेलीविज़न में आपने काम भी किया है, तो एक जाति बड़ा फैक्टर है, और वही पत्रकार चीख चीख के चैनलों पे कहता है कि जाति और मजहब के खिलाफ पर नाम पर वोट मत मांगिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वो बातें करता है, लेकिन जब वो न्यूज़ रूम में आता है तो उसका जो चेहरा है, जो असली चेहरा है, वो उसमें फ़र्क है। मतलब हो सकता है कि जानबूझ के वो जातिवाद ना करे, लेकिन उसकी जो पूरी ट्रेनिंग हुई है, मतलब सदियों से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब आखिर हम ये किस मुंह से हम तत्काल निकलता है चोरी चमारी। शब्दों पर ध्यान दीजिए, चोरी चमारी। चमारी शब्द को आप इस तरह से जोड़ रहे हैं कि जितने भी चमार हैं चोर हैं। तो ये आपने जो पूरी वोकैबुलरी मतलब सैकड़ों वर्षों में तैयार किया है, आप उसके पाठ होते हैं। और वही कि मतलब मायावती कैसे, मतलब 4 बार मुख्यमंत्री रही इस प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की, लेकिन उनके लिए एक जो घृणा है, क्योंकि वो सोशल जस्टिस के प्लैंक पर बात करी। आज के दिन अखिलेश के लिए वो घृणा नहीं है। यही घृणा आप नीतीश के लिए नहीं देखेंगे मीडिया में, क्योंकि लोगों ने उनको अकोमोडेट कर लिया है। वो सोशल जस्टिस उनके प्लैंक में नहीं है, डेवलपमेंट। अब दुखद ये है कि अपने यहाँ एक ईंट खोद दीजिए और उस पर बालू डाल दीजिए और उस पर एक और कुछ कर दीजिए, ये विकास कहलाता है। कौन सा पिछले, और ट्रेजरी ये रही कि पिछले 25 वर्षों में जो भी सोशल जस्टिस की सरकार रही, उन्होंने एडुकेशन और हेल्थ, इस दोनों को बहुत ही स्ट्रांगली अवॉइड किया है और डिलिबरेटली अवॉइड किया है। और उसके वो लोग कहिए तो सवन पॉलिटिकल पार्टी, सवन थिंकिंग का पार्ट बन गई। आप पत्रकार भी हैं, क्या लग रहा है जो ओपिनियन पोल है उसके इतर फैसले आने वाले हैं? मैं कोई भविष्यवाणी में भरोसा नहीं करता, 11 मार्च तक मैं इंतज़ार करने का पक्षधर हूँ, लेकिन जो ग्रास रूट से रिपोर्ट आ रही है, आप भी पत्रकार रहे हैं, क्या लग रहा है कि जानबूझकर मीडिया इसलिए अवॉइड कर रही है बीएसपी को क्योंकि बीएसपी बहुत मजबूती से उभर रही है, या एक मजबूत पार्टी की तरह लड़ रही है चुनाव, या उसकी स्थिति बहुत मजबूत है? नहीं, इसको एक चुनावी गणित से अलग अगर हम लेके देखें, मतलब फैक्ट्स में बात करें, तो चूँकि हम लोग फैक्ट्स पर बात नहीं करते कभी, और एक उदाहरण रखते हैं और उसके बाद सारी चीज़ों को तय करते हैं। 2014 के चुनाव को देखिए। 2014 के चुनाव में मोदी जी को यूपी में 73 सीटें, मोदी जी प्लस अलाइज 73 सीटें। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 10 सीटें आई थी। अब उसके अलावा वोटों का परसेंटेज देखिए, 2012 के चुनाव में, 2007 के चुनाव में, 2002 के चुनाव में। 2012 में बहन जी को लगभग 25% के करीब वोट था। उसी चुनाव में बीजेपी को 16.5% वोट था। 2007 के चुनाव में बीजेपी को 15% वोट था। 2002 के चुनाव में बीजेपी को फिर से 16.5% वोट था। तो ऑल ऑफ सडन जिस पार्टी को कंसिस्टेंसी है, जिसके वोट में 15-16%, उसको आप एकाएक बना रहे हैं कि रूलिंग पार्टी बनने जा रही है। जिस पार्टी का वोट 24% से लेके कम से कम 29% तक है, उस पार्टी को कह रहे हैं कि पार्टी ख़त्म हो गई। तो आखिर कौन सा कैलकुलेशन है आपका? और अगर इस तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शन को अगर हम उदाहरण लें, तो एक और दूसरा उदाहरण बहुत साफ है कि 2009 के चुनाव में
कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें आई पार्लियामेंट में, और 2012 के असेंबली इलेक्शन में उसको 28 सीटें आई, क्योंकि स्थिति अलग थी उस समय में। पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन को एक साथ नहीं कर सकते, और जिसके आधार पर बीजेपी वाले और ये मीडिया वाले हवा बनाए हुए हैं, वो ये बात भूल जाते हैं कि बीजेपी इस अपने पूरे प्रोपगंडा को बहुत स्ट्रांगली ले गई थी जनता के बीच कि सोनिया और मनमोहन सिंह की जोड़ी देश को बेच दी है और बर्बाद कर चुकी है। तो जनता का ये था कि चलो देश को बर्बादी से बचाने के लिए एक विकास पुरुष जो गुजरात से आ रहे हैं उनको वोट दे देंगे, और देश को उन्होंने वोट दे के बचा लिया। तो अब चूंकि देश बच गया है तो यूपी तो देश बचे हुए देश का पार्ट है ना, तो मोदी जी के लिए उन्हें 2019 में सोचेगी जनता कि क्या करना है। यूपी में जनता मोदी जी को वोट नहीं देने जा रही है, क्योंकि मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो क्या लगता है आपको कि मीडिया ओपिनियन पोल के बहाने एक पार्टी बनती है, एक किसी पार्टी विशेष का अलायंस बनती है, इस तरह की मीडिया हो गई है भारत में, और क्या उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी और उसकी अपनी निष्पक्षता और उसकी अपनी विश्वसनीयता कहीं खतरे में है? विश्वसनीयता तो अब मीडिया की बहुत है, ये तो मैं नहीं मानता। अकाउंटेबिलिटी कभी रही होगी, लेकिन मैं 1917-18 लगभग 100 साल पहले का एक गणेशंकर विद्यार्थी का मैं लेख पढ़ रहा था, और वो कह रहे हैं उस लेख में कि कितना संकट का दौर है मीडिया के लिए, और किस तरह से जो है पूंजीपति उस पर मीडिया पर कब्जा करना चाहिए। 100 साल पहले वो कर पहले गणेशंकर विद्यार्थी जी कह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इनसे ज़्यादा कमिटमेंट वाला कोई पत्रकार था। दंगा में मारे गए वो कानपुर में, तो 100 साल मतलब कोई भी गोल्डन फेज नहीं था। लेकिन आज के दिन जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है मीडिया का, वो अलग तरह का दबाव है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। लेकिन इतना तो मानते हैं ना कि सोशल मीडिया आया है, उसके बाद एक जो मोनोपोली थी मीडिया हाउसेस की वो टूटी है, और इस जो अभी पत्रकारिता हो रही है उससे बेहतर भी हालात पीछे कभी तो नहीं रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी बहुत ही आदर्श स्थिति थी। हमेशा एक संघर्ष का के लिए लोगों मतलब जर्नलिस्ट संघर्ष करते थे और उसी में संघर्ष करके बनाते थे। हाँ, अब रीड विहीन लोग बहुत एडिटर हो गए हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से उनका वास्ता ख़त्म हो गया है। उनका एकमात्र काम दलाली रह गया है। एडिटर्स, ज़्यादातर एडिटर्स, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर एडिटर्स। और आप हिंदी अखबारों में देखिए जो एडिटर हैं उनके कितने रिश्तेदार क्या क्या करते हैं, अगर उनका एक लिस्ट बना लीजिए आप, उनके कितने रिश्तेदार को कहाँ कहाँ ठेकेदारी मिला है, तब आपको आश्चर्य लगेगा कि क्या स्थिति हो गई। और आपको ये भी आश्चर्य होगा, गंभीर सवाल उठा रहे हैं पत्रकारों। आप देख लीजिए, गंभीर सवाल मैंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब मैं किसी के बारे में ये कह रहा हूँ तो आप देख लीजिए कि उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, उन्होंने जर्नलिज्म नहीं किया है, किसी न किसी के रिश्तेदार हैं और किसी के न किसी के ज़्यादा पावरफुल का कोई था और उसकी सिफारिश से वो एडिटर बने हुए हैं। तो नेचुरली उनकी प्रायोरिटी न्यूज नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई प्रोफेशनल इथिक्स नहीं है। एक बार और फिर यूपी चुनाव पर लौटते हैं कि क्या लग रहा है कि जो टेलीविज़न अखबार एक संपादक को जेल जाना पड़ता है, क्या इससे मीडिया सूद लेगी? मीडिया अपने गिरबान में झांकेगी? वो अब ये तय करेगी कि अब ज़माना बदल गया है, लोग समझने लगे मीडिया अवेयरनेस है, पार्टी बनने के बजाय जो ग्राउंड रिपोर्ट हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो किसी पार्टी की अगर लहर चल रही है वो उसे दिखाए कि किसी पार्टी के पक्ष में जनता है, लेकिन सीधे सीधे किसी पार्टी के बारे में दिखाना, और उसके ओपिनियन पोल में वो दिखाती है कि दिल्ली में फलाना पार्टी जीत रही थी, फलाना पार्टी हार जाती है, बिहार में फलाना पार्टी जीत रही थी, फलाना पार्टी हार जाती है। तो क्या लग रहा है कि इसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी तय हो पत्रकारों और संपादकों की खासकर? सर, आप तो मेरी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, जो मैं पहले कह रहा था वो बाद में आप कह रहे हैं। मतलब मेरा मानना है कि अकाउंटेबिलिटी, जैसे आपने कहा कि वो एक संपादक गिरफ्तार हुआ, ये संपादक अपने घर ले जा रहा था क्या पेड न्यूज़ का पैसा? उसको तो मालिक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन आप रेसिस्ट तो कर सकते हैं ना। आप ही ने खुद कहा कि मालिक है वो रोज नहीं आता है, लेकिन बाकी दिन की गलतियां जो हैं वो संपादक करते हैं। लेकिन अगर आप संपादक हैं तो आप रेसिस्ट करेंगे ना, या फिर नौकरी छोड़ेंगे? हो सकता है कि मतलब, लेकिन दुखद ये है कि इस देश में संपादकों की या जर्नलिस्टों की सबसे कम सुरक्षा है इस देश में। आप नहीं सर, लेकिन आप बाई चॉइस पत्रकार बने हैं ना, आपके इस जॉब के खतरे जानते हैं, दुनिया का सबसे रिस्की जॉब है। लेकिन आप दोनों चीज़ कैसे कर सकते हैं? आपको सेफ जॉब भी चाहिए और आप पत्रकारिता भी करना चाहते हैं। सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संपादक को क्यों गिरफ्तार किया गया, मैं कह रहा हूँ कि संपादक के साथ ही मालिक को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, क्योंकि संपादक की भी जवाबदेही थी कि आप किसी पैसा लेके खबर कैसे छाप रहे हैं। सर, कंटेंट के लिए तो संपादक ही जिम्मेवार है ना।
था, लेकिन हो सकता है कि उसने मना किया हो और मतलब निजी असुरक्षा में उसने छाप दिया हो, लेकिन मालिक क्यों छूट गया, मेरा ये सवाल है। मुझे लगता है कि मालिक को भी अगर गिरफ्तार किया जाता तो मालिक अगली बार किसी संपादक के ऊपर दबाव न डालता। मालिक के जेल होने से कम ये भी एक बनी रहती। लेकिन ये संपादक के लिए गोल पोस्ट चेंज करने का मौका नहीं दे रहे हैं कि नहीं मुझे मालिक ने कहा मैंने कर दिया। नहीं, मतलब मैं कभी किसी भी रूप में नहीं कह रहा हूँ कि मालिक ने कहा, मतलब मालिक कह देगा गोली मार दो तो मार देंगे क्या। आप एक मिनिमम एथिक्स के साथ आए हैं तो एथिक्स को आप पालन करिए। और यही तो मैं कह रहा था कि किसी के पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है और एथिक्स नहीं है जो कह दे कि नहीं 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 ये तो मतलब मैंने प्रोफेशनल में ये पढ़ के जर्नलिज्म में पढ़ के आया हूँ और ये तो गलत हो रहा है, चूँकि है नहीं डिग्री और किसी की सिफारिश से आप बने एडिटर, मतलब किसी के यहाँ दलाली कर रहे होंगे आप, एडिटर आप बना दिए गए, तो नेचुरली जो प्रोसेस है जिसमें आप लौट के आए हैं तो नेचुरली ये सब काम आपको करना पड़ेगा। क्या लगता है कि यूपी चुनाव के नतीजे अगर ओपिनियन पोल के अलग आएँ तो एक बार फिर से जो पूरी पत्रकारिता बिरादरी है वो अपने जो जो पार्टी बनने का आरोप लग रहा है उस पर वो कंसीडर करेगी? मुझे नहीं कंसिडर तो खैर नहीं करेगी, लेकिन मेरी इच्छा है, दिली ख्वाहिश है, मैं सारे लोगों को दलाल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि जो लोग ये सब लिख रहे हैं कम से कम एक बार पब्लिकली माफ़ी मांगे कि मैंने गलत रिपोर्टिंग की थी। यूपी चुनाव कई मामलों में अहम है। पहली बार मीडिया को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। एक संपादक इस देश में सबसे बड़े प्रचार प्रसार वाले अखबार का संपादक गिरफ्तार होता है। मीडिया पर बहस हो रही है, सोशल मीडिया पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ओपिनियन भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में इस बार जो यूपी चुनाव में किसकी हार होगी किसकी जीत होगी 11 मार्च तक इंतज़ार कीजिए। लेकिन जो पत्रकारिता है, जो संपादक हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी जो साख है उस पर वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और अगर ओपिनियन पोल जिस तरह से दिखाए गए हैं अगर वो धाराशायी होते हैं, नतीजे उसके उलट आते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूपी चुनाव जो है वो पत्रकारों पर बट्टा लगाएगी, पत्रकारों की साख पर बट्टा लगेगा। और जो थोड़ी बहुत विश्वसनीयता खत्म होने की बात कही जा रही थी, मैं लगातार ग्राउंड पे जा रहा हूँ, लगातार जो पार्टी विशेष के लोग हैं जिसके पक्ष में ओपिनियन पोल आता है वो वाहवाही करता है, और जो मैसेज है जिसके पक्ष में, जो एक बड़ी पार्टी के लिए जिसका सबसे ज़्यादा वहाँ बैकबोन है, जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, उनके लोगों से मैंने बात की। उनका कहना है कि मीडिया पर हमें भरोसा नहीं रहा, और जिस तरह से कांसी राम कहा करते थे कि मीडिया जो है वो एक पक्ष की बात करती है, अब वो साबित होने लगा है। चुनाव आयोग सख्त कदम उठा रही है। खुद पत्रकार बिरादरी से लगातार, जैसे जितेंद्र कुमार जी ने जो लेख लिखा है और तमाम तरह के दवायर पे लेख छपे हैं, सिद्धार्थ वरदराजन की वो वेबसाइट है, और लगातार मैंने पंकज श्रीवास्तव से इंटरव्यू किया था, मैंने न्यूज मंथन जो एक बड़ा कार्यक्रम है उनका इंटरव्यू किया था, तो उर्मिलेश जी का। उससे सबसे साबित होता है कि कहीं ना कहीं पत्रकारों की जो अपनी साख है यूपी चुनाव में वो भी जो है वो दाव पर है। पत्रकारों की अपनी साख भी यूपी चुनाव में दाव पर है, और अगर ओपिनियन पोल के इतर नतीजे आते हैं तो ये बहुत ही दुखद होगा और शायद पत्रकारों को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना पड़े। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।